हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का टॉपिक देखिए फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो देखिए बेटा, 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो उसका जो ग्राफ है वो साइनोसॉइडल होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम एंड इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यूज गिवन बाय y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t। ये आपने पढ़ा हुआ है। साइनोसॉइडल क्या होता है, देखो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो साइनोसॉइडल होता है इस टाइप का ग्राफ, इस टाइप का। ये एसी इस टाइप से वैरी करती है, 1 सेकंड में ये 50 बार इस प्रकार से करती है, 50 बार 50 चक्कर पूरे करते हैं। इसीलिए एसी की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। हालांकि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होती है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है। अमेरिका में एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है। तो फेज़र क्या होता है? ए क्वांटिटी विच वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम एंड रिप्रेजेंटेड एज प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। तो रोटेटिंग वेक्टर ये वाले इस टाइप के हैं, जो ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो साइनोसॉइडली वैरी करती, वैरी का मतलब बदलना टाइम के साथ में, और उसको रोटेटिंग वेक्टर के प्रोजेक्शन के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको फेज़र कहते हैं। साइनोसॉइडली इस टाइप से वैरी करती है। तो जो एसी है ये फेज़र ही होती है। एसी इज ए फेज़र। करंट, एसी करंट और एसी ईएमएफ, दीज आर फेज़र्स। अब नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसी थ्रू ए रजिस्टर। 3 आएंगे ये, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, फिर आएगा एसी थ्रू इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, और थर्ड आएगा एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। उसके बाद फिर तीनों इकट्ठे होके भी आएंगे। एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो अभी तो देखिए एसी थ्रू रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस में से एसी पास होती है। तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो करंट के साथ साथ चलती है। इसमें 3 डायग्राम्स बनाने अपने। ये तो है सर्किट डायग्राम, और ये है वेव डायग्राम, और ये है फेज़र डायग्राम। तो एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस देखो, पहले 3 आएंगे, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस। पहले तो प्योर रेजिस्टेंस देखो, ये इसका ये है सर्किट डायग्राम है। तो ये एसी का निशान, ये एसी है, इधर से करंट गया, ये रेजिस्टेंस का निशान होता है वाला, और इस प्रकार करंट वापस। ये तो है सर्किट डायग्राम। अब वेव डायग्राम समझ लो। ये देखो, एक वेव बना देंगे इस प्रकार, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 to 2 पाई। ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 0, फिर π/2 यानी पाई का आधा, फिर पूरी पाई, फिर डेड पाई, 3π/2, डेड 3/2 डेड होता है 1.5, एंड देन 2 पाई। तो ये एसी का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। तो ये तो है वोल्टेज का ग्राफ। फिर करंट का ग्राफ कैसे बने? करंट है जो, करंट का ग्राफ डॉटेड बनाएंगे, इसके साथ साथ दिखाना है, इसके साथ ही ऐसे। करंट का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फेज़ वही रहेगा, सेम फेज़ में रहेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड है। तो करंट का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फेज़ वही रहेगा, यानी कि उसके साथ साथ ही चलेगा। देखो ऐसे, जब ईएमएफ 0 है, वोल्टेज 0 है, तो करंट भी 0 है। जब करंट ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम है, करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है, फिर 0। जब ईएमएफ
मैक्सिमम पॉजिटिव है तो उस टाइम करंट भी मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो ये है वेव डायग्राम। अब इसका फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम ये वाला, ये कैसे बनाएंगे देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले ईएमएफ बना लेते हैं, ई वोल्टेज, वोल्टेज कह लो या ईएमएफ कह लो, एक ही बात है। तो वोल्टेज का वेक्टर बना दिया, ये एंगल ओमेगा टी, एंगल बन गया ओमेगा टी। तो जो करंट है वो वोल्टेज के सेम फेज में चलेगा, ना आगे ना पीछे, उसके साथ साथ चलेगा। इसलिए करंट का वेक्टर उसी वेक्टर के साथ ही दिखाएंगे, सेम डायरेक्शन, बिल्कुल ना आगे ना पीछे, सेम डायरेक्शन में करंट और वोल्टेज चलेगी। तो ये तीन चीज़ें आपने याद करनी है। एक तो ये सर्किट डायग्राम, ये वाला वेव डायग्राम, ये मैंने एक्सप्लेन किया, दोनों इकट्ठे आएंगे। 0, 90 डिग्री, 180, 270 और 360। 90 होता है π/2, 180 होता है पाई, और 1.5 पाई ये होता है 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। और ये है फेजर डायग्राम। और एक ये आपने याद करना है, I=I0 sin ओमेगा टी, ये वाला। और ये भी कर लेना, E=E0 sin ओमेगा टी। ये भी करना, कंसिडर दैट प्योर ओमिक रजिस्टर, प्योर रेजिस्टेंस है, यानी उसमें कोई इंडक्टेंस कोई कैपेसिटेंस नहीं है, R 0 इंडक्टेंस है उसकी, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये भी याद कर लेना, E=IR, I=E/R। आगे नेक्स्ट देखो, AC थ्रू एन इंडक्टर, प्योर इंडक्टेंस। अब देखो 10th तक आपने ये पढ़ा है कि करंट का विरोध करने वाला सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन और भी हैं करंट का विरोध करने वाले, ये अब पढ़ोगे आप। करंट का विरोध करने वाला सर्किट में इंडक्टर भी होता है, इंडक्टर, और उसकी प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। और करंट का विरोध करने वाला कैपेसिटर भी होता है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो करंट का विरोध करने वाले तीन हो गए अभी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो इसमें भी आपने तीन डायग्राम याद करने हैं। एक तो ये तो है सर्किट डायग्राम, और ये है वेव डायग्राम, और ये फेजर डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, प्योर इंडक्टर में क्या होता है, पहले तो इसका ये देखो सर्किट डायग्राम, ये कोइल बना दी। कोइल जहाँ भी है, अब जैसे तार है, सीधी तार है तो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, उसी तार की कोइल बना दो, ऐसे कोइल बना देंगे तो उसमें इंडक्टेंस भी आ जाएगा। तो देखो इसमें ये AC सोर्स और उसके साथ में ये इंडक्टर लगाया हुआ है, ये करंट इधर से गया और इधर से वापस आ गया। तो ये देखो, कंसिडर दैट ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L हैविंग नो ओमिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं है इसका कोई भी, ओनली प्योर इंडक्टेंस, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF। तो instantaneous value of alternating EMF is given by E=E0 sin ओमेगा टी। ये याद करना आपने, ये फॉर्मूला। अब करंट है जो इसमें, प्योर इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये याद रखना है। इन प्योर इंडक्टेंस करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, ये याद रखना आपने पक्का। तो पीछे होने का मतलब ये हो जाएगा, I=I0 sin ओमेगा टी -π/2, लैग्स बिहाइंड।
ये वाला याद रखना है। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। ये देखो, या ऐसे भी कह सकते हैं द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। जब करंट वोल्टेज के पीछे होगा तो इसका मतलब वोल्टेज करंट के आगे होगी। ये वाला याद रखना है। द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज और एंगल पाई बाय 2 और ईएमएफ लीड्स द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2। When AC flows through an inductor, this fact is graphically represented। अब ग्राफ देखो इसका, ये ग्राफ है, ये ध्यान से समझ लो। ये तो है वोल्टेज का ग्राफ, ये वाला साइन वेव बना देंगे, और जो करंट है ये 90 डिग्री पीछे से चलाना है। ये जो डॉटेड ग्राफ है ये है करंट का, 90 डिग्री पीछे से। जब ये वोल्टेज 0 है तो करंट नेगेटिव में नीचे से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पीछे, तो ये आ गया। जब वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम है तो उस टाइम करंट 0 हुआ, यानी पीछे चला हुआ है। करंट वोल्टेज के पीछे चलाना है इस प्रकार। तो ये करंट का ग्राफ और ये वोल्टेज का ग्राफ, ये वाला याद रखना। तीन सबके तीन डायग्राम्स बनेंगे। ये तो सर्किट डायग्राम, ये वेव डायग्राम या ग्राफिक डायग्राम भी कह सकते हैं इसको। मेन ये है, ये फेजर डायग्राम, मेन डायग्राम ये है फेजर डायग्राम। तो ये समझ लो, फेजर डायग्राम में ये ध्यान रखना है, जो लैग करेगा वो दिखाएंगे क्लॉकवाइज और जो लीड करेगा उसको दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये होता है क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में, तो जो लैग करेगा पीछे रहेगा उसको दिखाएंगे क्लॉकवाइज, और जो लीड करेगा उसको दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है एंटी क्लॉक, क्लॉक की से अपोजिट डायरेक्शन वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो लीड करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे, और लैग करेगा तो क्लॉकवाइज दिखाएंगे। ये याद रखना है फेजर डायग्राम के लिए। तो फेजर डायग्राम पे चलते हैं। ये देखो, पहले बना लेंगे ये वोल्टेज का ग्राफ। ये तो वेव डायग्राम था, ये एक्सप्लेन कर दिया था आपको। फेजर डायग्राम देखो, ये है फेजर डायग्राम। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये पहले वोल्टेज दिखा दी ई द्वारा। वोल्टेज का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा टी, और जो करंट है ये लैग करेगा तो इसका मतलब इसको क्लॉकवाइज दिखाएंगे ऐसे। ये होता है क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री के एंगल पे इसको इधर दिखाएंगे, इस साइड में क्लॉकवाइज इधर दिखाएंगे। लेकिन इसका ये जो मैग्नीट्यूड है छोटा रखेंगे, लेंथ छोटी रखेंगे इसके एरो की, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम होता है करंट का वोल्टेज से। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। अब इसमें जैसे रेजिस्टेंस में विरोध करने वाले जो फैक्टर है वो रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर में, उसी प्रकार इंडक्टर में विरोध करने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं XL द्वारा, और XL का फॉर्मूला बनेगा ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है?
omega is angular velocity and L is inductance. L is inductance and omega is angular velocity. XL is inductive reactance. Inductive reactance is the factor which resists the current in an inductor. तो ये आपने याद रखना है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये भी याद रखना है। तो कैपेसिटर का आपको कल को करवाएंगे, आज यही कर लेना है, एसी थ्रू रजिस्टर एंड एसी थ्रू इंडक्टर। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।